जय माँ काली। आयो गोरखाली। एक गांव में जिसका रास्ता जोधपुर से होते हुए मोरटुका लोलावास राजोला कला होते हुए सोजत पहुंचता था। ये गांव राजोला कला था। इस गांव के सरपंच के पास उनके बेटे का एक बिस्तरा पहुंचता है। उसके साथ में एक पत्र भी पहुंचता है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भेजता है। पत्र में ये लिखा है कि आपका बेटा बहुत बहादुर था और बहुत बहादुरी से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। जब ये बिस्तरा किसी के घर पे पहुंचता है फौजियों का, तो ऐसा मालूम होता है कि कोई फौजी वापस घर पे नहीं आएगा। इस बिस्तरे के आने के बाद आसपास के गांवों में इन सरपंच साहब के रिश्तेदारों में बहन, भाई, बुआ, काका, बड़े, उनके यहाँ शोक की लहर दौड़ गई। सब इन सरपंच साहब के घर गांव पहुंचने लगे। अब ये सभी मान बैठे थे कि सरपंच साहब का बेटा वीरगति को प्राप्त हो गया है, लेकिन सरपंच साहब और उनकी पत्नी किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनका बेटा वीरगति को प्राप्त हुआ है। उन्हें ये पता था कि हमारा बेटा वीरगति को प्राप्त नहीं हुआ है, कहीं न कहीं वो किसी की कैद में हो सकता है या रास्ता भटक गया होगा। आस पड़ोस के लोग भी कहने लगे कि अब वो शायद जीवित नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी महीने बीत चुके हैं पाकिस्तान की कैद से और युद्ध बंद हुए काफ़ी समय बीत चुका है। लेकिन माता पिता मानने को तैयार नहीं थे। लोग समझा रहे थे, रिश्तेदार समझा रहे थे कि बार बार कर दे, मतलब बारिया कर दे। जो हिंदू धर्म में कोई गुजर जाता है तो 12 दिन होते हैं, तो उन्होंने 12 दिन नहीं किया। हाँ, लोगों के दबाव में ये किया कि अगर मेरा वो बेटा शहीद हो गया है तो मेरे 5 बेटे और हैं, उनको भी मैं युद्ध भूमि में भारत माता की सेवा करने में भेजूंगी। ये सरपंच साहब की पत्नी और उस फौजी की माँ कह रही थी। बहरहाल कुछ लोगों के कहने पर गांव के कुछ लोग और सरपंच साहब के परिवार वाले सोजत गए। वहां पे एक पंडित जी थे, महाराज थे, ब्राह्मण। ये 1970 के आसपास की बात है। उस दौरान पंडित बड़े अपनी जो भविष्यवाणी करते थे बड़ी सटीक हुआ करती थी, और गांव या देहात या शहर में भी इन पंडितों और ब्राह्मणों और इन महाराज की बातें मानी जाती थी। पंडित जी ने उनका टिप्पणा यानी उस फौजी की जन्मपत्री देखी और कहा कि ये फौजी की उम्र बहुत लंबी है। इस समय जो आप समझ रहे हैं कि उन गुजर गया, गुजरा नहीं है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन इसकी फौजी की उम्र बहुत लंबी है। महाराज की बात पर विश्वास कर, यकीन कर, उन्होंने राहत की सांस ली और गांव आ गए। लेकिन फिर भी वो सरपंच और उनके जो फौजी बेटा था, उनका गुरुजी, जिनको माड़ साहब कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, माड़ साहब को और कुछ ग्रामीणों को साथ लेकर सरपंच राजोला कल्ला के दिल्ली की ओर जाते हैं और रक्षा मंत्रालय में कहते हैं, अपने बेटे की पूछताछ करते हैं कि फला मेरा बेटा अभी तक आया नहीं और उनका बिस्तरा आया है। रक्षा मंत्रालय ने हाथों हाथ फ्लैग मीटिंग बुलाई और पता किया कि उक्त फौजी जवान कहाँ है। तब पता चला कि उक्त फौजी जवान पाकिस्तान की कैद में है और युद्धबंदी के रूप में पाकिस्तान की जेल में बंद है। ये रक्षा मंत्रालय ने उनको कहा था और ये भी आश्वासन दिया था कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, इसमें जवानों की, युद्धबंदियों की अदला बदली के दौरान आपका बेटा भी आपके घर आ जाएगा। राहत की सांस लेते हुए उस फौजी जवान के पेरेंट्स अपने घर लौट आए।
ये फौजी जवान पाली जिले के राजोला कल्ला का रहने वाला, जिसका नाम था गंगाराम चौधरी और उनके पिता का नाम मोटाराम चौधरी था। गंगाराम चौधरी पढ़ने में बहुत होशियार थे, बहुत टैलेंटेड थे। और उस दौरान गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कि स्कूलें बहुत कम हुआ करती थी, दूर दराज में हुआ करती थी। लोग कम पढ़े लिखे या अनपढ़ हुआ करते थे। सरपंच थे मोटाराम जी, तो अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते थे, लेकिन उनके गांव में उनका बेटा गंगाराम तीसरी तक ही पढ़ सके और उसके बाद में वो लुलावास में 5वीं तक पढ़े और 8वीं तक भटिंडा में पढ़े। उसके बाद पाली और जोधपुर में 10वीं की पढ़ाई की। गंगाराम पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड थे। उस दौरान हिंदी मीडियम ही पढ़ाइयाँ हुआ करती थी या राजस्थानी भाषा में बोलचाल में बातें हुआ करती थी। उन्होंने इंग्लिश शब्द पकड़कर इंग्लिश भी जानना को कोशिश की थी। उसमें मतलब एक बार वो चीज़ देख लेते उसे भूला नहीं करते थे। खैर, जब वो जोधपुर में थे तो 1965 की लड़ाई शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा को खोल रखा था और सरकार या सेना ने जवानों की भर्ती करने का प्रोग्राम कर रखा था। जिस समय 1965 में नेवी की भर्ती आई, उसमें 3 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना था और 150 से ज़्यादा जवान बच्चे आ गए थे। उस दौरान गंगाराम की उम्र केवल 15 साल थी और उन्होंने भी नेवी में भर्ती होने के लिए अपना आवेदन दिया। गणित, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की परीक्षा हुई, उसमें वो टॉप रहे और इंटरव्यू तक जो 3 सिलेक्शन होना था उनमें से एक वो थे और उसमें सबसे टॉप हुए। जब फिजिकल चेकअप की बात आई, उसमें गंगाराम जी का वजन कम था, लेकिन सेना के अधिकारियों ने सोच लिया था कि इस टैलेंटेड लड़के को किसी भी सूरत में रिजेक्ट नहीं करना है। फौजी अफसरों ने उस गंगाराम को कहा कि आप है जो केले खा के या दूध पी के अपना वजन बढ़ाइए, हम 2-4 दिन में वापस आपका फिजिकल टेस्ट करेंगे। गंगाराम ने केले और खाके और दूध पी के अपना वजन बढ़ाया और 2-4 दिन बाद में वाकई फौजी अफसर आए और गंगाराम का सिलेक्शन हो गया। और उन्हीं दौरान जो ये अकाल पड़ा था, राजस्थान में भारी अकाल पड़ा था, कई सालों से बरसात नहीं हो रही थी। पहले बरसातें राजस्थान में बहुत कम हुआ करती थी, कई बच्चे जवान हो जाते थे, बरसात नहीं देख पाते थे। तो 1965 में जब अकाल पड़ा और गंगाराम को ये लगा कि उनके पिताजी उनकी फीस भरने में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को बता नहीं रहे। एक ये भी बात थी और दूसरी अकाल वाली बात थी, जहाँ पे आदमी पानी के लिए मर रहा था, फसलें सूख रही थी, जानवर पक्षी है जो बेमौत मारे जा रहे थे। और इस दौरान ही उनका है जो सिलेक्शन नेवी में हो गया। बहरहाल जब उनका सिलेक्शन हुआ तो गांव गए, अपने माता पिता से कहा कि मेरा सिलेक्शन नेवी में हो गया है। उनके माता पिता ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बस यही कहा कि जाके माड़ साहब से पूछ ले, माड़ साहब जो कहेंगे वो होगा। तो माड़ साहब के पास गए गंगाराम जी, तो उन्होंने कहा तू बहुत टैलेंटेड आदमी है, हम तो सोच रहे थे कि तू डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर नहीं, कोई बात नहीं, फौज में सिलेक्शन हुआ है तो ये भी बड़ी सम्मान की बात है। उनके पेरेंट्स भी मान चुके थे, माड़ साहब ने जो कह दिया वो फाइनल है कि डॉक्टर बनेगा। चूंकि अब सिलेक्शन हो गया था फौज में, तो फौज में चले गए। उसके बाद में उन्होंने एक पैंट, 2 कच्छे और एक शर्ट अपने थैली में डाली और अपने कागजात अपनी जेब में डाली और सीधे विशाखापट्टनम की ट्रेन पकड़ ली। विशाखापट्टनम जब पहुंचे तो उनकी थैली चोरी हो चुकी थी, चूंकि उनके कागजात थे जो जेब में थे वो चोरी नहीं हो पाए थे।
जाते ही उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। 15 साल के बच्चे थे, उसके जैसे खूब सारे लड़के थे, उनको सबसे पहले बंदूक चलाने का ट्रेनिंग दी गई। अब जैसे बंदूक को छोटे बच्चे बंदूक चलाते, वापस रिप्लेसमेंट उनके कंधे पर लगती, तो छोटे बच्चे होने के कारण वो बहुत, उनका कंधा घायल हो गया था, दर्द से कहा रहे थे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की। जब ट्रेनिंग पूरी की उसके बाद वो विशाखापट्टनम से जामनगर है, जामनगर में ट्रेनिंग पूरी की, फिर वो पर्ल हार्बर बॉम्बे में तैनात हुए। टैलेंटेड गंगाराम ने जहां अपना काम किया वहां अपने टैलेंट का जौहर दिखाया और उनके अधिकारी ऑफिसर्स उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहे। उन्होंने अधिकारियों ने कहा, भाई तेरा प्रमोशन करने के लिए तू इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम पास कर ले। तो उन्होंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया। फिर उनको ऑफिसर बनने के लिए एक एसएसबी का एग्ज़ाम क्लियर करना था। तो उस दौरान वो जोधपुर से भोपाल आए और आने के 2 दिन बाद ही उनके पिता का ट्रंक कॉल आया था। ट्रंक कॉल में पिताजी तो कुछ बोले नहीं, हालचाल पूछा था। उस जमाने में बाप बेटा शर्म करते थे, ऐसी बातें नहीं करते थे। तो माड़ साहब को कहा, भाई तू अपने माड़ साहब से बात कर। तो माड़ साहब ने कहा कि तेरी दादी सास गुजर गई है, तेरे को शादी करनी और 2 दिन के अंदर अंदर तू वापस आ। तो गंगाराम ने कहा, माड़ साहब 2 दिन में तो मेरे एग्जाम है, मैं कैसे आऊँगा, कि एग्जाम वगैरह तो होते रहेंगे, तेरे को वापस आना पड़ेगा। तो गंगाराम ने हिम्मत कर माड़ साहब से कहा कि आप मेरे पिताजी से बात करवाइए। गंगाराम जी के पिताजी से बात हुई तो गंगाराम ने पिताजी से कहा कि मेरे एग्जाम है और मैं 15-20 दिन बाद ही आ पाऊंगा। मोटा राम जी अपने बच्चे पर विश्वास करते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तू 15-20 दिन बाद ही आ जाना, तभी तेरी शादी करेंगे। और एसएसबी का एग्ज़ाम टॉप पास किया उन्होंने। एग्ज़ाम हुआ और वो 15-20 दिन बाद वापस गांव आए, जहाँ उनकी शादी हुई। जिनसे उनकी शादी हो रही थी वो 15 साल की थी और खुद गंगाराम जी 17 साल के थे। ये भारत में या राजस्थान में ये प्रथा कई सदियों से चली आ रही है। कोई बुजुर्ग गुजरता है परिवार खानदान में, तो उनके पीछे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। और यही परंपरा, गंगाराम जी की भी शादी हो गई। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी की और अपने काम पर आगे लखनऊ आगे, वहाँ पे एग्ज़ाम बाकी के दिए और वो टॉप में पास हो गए। अब गंगाराम जी आर्मी में थे जब तक ये 1971 आ चुका था, 1971। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो 1947 में भारत के टुकड़े करके बनाए गए थे, ये एक पूर्व में, भारत के पूर्व में था और एक पश्चिम में था। तो पश्चिम के पाकिस्तान के अधिकारी जो पंजाबी ज़्यादा हुआ करते थे, उनकी दादागिरी पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों पर भी बहुत होती थी। लेकिन ज़्यादातर वो बंगाली होने के कारण वो उनका आधिपत्य पंजाबियों से स्वीकार नहीं करते थे। और इस कारण जो सैनिक ज़्यादा पंजाबी हुआ करते थे, वो बंगाल में आकर, पूर्वी बंगाल में उन बंगालियों पर अत्याचार करते थे, निर्मम हत्याएं करते थे, लूट मार करते थे, डकैतियां करते थे, उनके धन सोने चांदी लूट लेते थे और भारी पैमाने पर औरतों का बलात्कार सामूहिक रूप से वो करते थे। इस कारण, इस कुंठा के कारण पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। मुक्ति वाहिनी सेना, प्राइवेट सेना बनाकर उन्होंने पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दी, विद्रोह कर दिया। इसमें ना केवल मुसलमान मारे जा रहे थे बल्कि हिंदू भारी पैमाने पर मारे जा रहे थे। और इस अत्याचार के कारण भारत के पूर्वी राज्यों में, पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के रेले आ रहे थे। भारत 1948, 1962 और 1965 की लड़ाई के कारण खुद हताहत था, घायल था। बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, महंगाई,
हर चीज़ की तकलीफ वो सहन कर रहा था, तो वो इन शरणार्थियों का बोझ कैसे सहन कर पाएगा। इस कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब इस पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करवा दिया जाए। और पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे वो इंदिरा गांधी से अपील कर रहे थे कि हमें बचाइए। तो इंदिरा गांधी ने उस दौरान जनरल सेम मानेकशॉ से कहा कि आप है जो इस पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवाइए, इसको एक आज़ाद मुल्क बनाना ज़रूरी है। तो सेम मानेकशॉ ने अपने भारतीय सेना को हमला कर पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश देते हैं। यहाँ पर बहुत भारी युद्ध होता है और पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ फंस जाती है। यहाँ फंसने पर पाकिस्तानी फ़ौज अपने पश्चिमी, जो भारत का पूर्व पश्चिमी सीमा है, वहाँ पर हमला कर देती है। चूँकि अब गंगाराम जी आर्मी में थे, उनको प्लाटून कमांडर बनाकर पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। कैप्टन गंगाराम चौधरी, जो जय माँ काली आयो गोरखाली गोरखा राइफल से पाकिस्तान पर हमला, पठानकोट की तरफ से पाकिस्तान पर हमला करता है। वे माधोपुर, साहेबपुर और शकरगढ़ और भाटी गांव पर हमला करके कब्जा कर लेते हैं। जब शाहपुर पर जब कब्जा करते हैं, तब उनके सुरक्षा पंक्ति पाकिस्तान की टूट जाती है। भारत की सेना पाकिस्तान में एंटर हो जाती है और गांव-गांव के जो छोड़ के जा चुके हैं उनकी तलाशी ली जाती है। कहीं पाकिस्तानी फौजी वहाँ बचा हुआ तो नहीं है। शाहपुर गांव में पूरा गांव खाली हो चुका था। एक गांव में एक महिला मिली, वहाँ पे 3-4 बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन थे। तो गंगाराम जी को लगा, यार ये तो अपने जैसे ही है, हमारे गांव में भी बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसको गुड़ से पैक करके अंदर घी रखा जाता है, जो कई बरसों तक वो घी काम आता है। और यहाँ पे भी उन्होंने देखा कि उसको गुड़ को सील खोल के घी चेक किया, तो उन्हें अपनी संस्कृति पर नाज हुआ। देखो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति तो एक ही है। बहरहाल उस महिला को पकड़कर सीओ साहब के पास ले जाया गया। तो सीओ साहब ने, जो महिला डर के मारे थर थर काँप रही थी, उसको बैठाया, पानी पिलाया। जब वो शांति मिली, तब वो हाथ जोड़कर अपने रब को याद करके धन्यवाद दे रही थी भारतीय सैनिकों को। और गंगाराम जी से कहा कि आप हमारे दुश्मन हो, दुश्मन सेना के नौजवान हो, जो मेरी सुरक्षा, मैं जहाँ पे सुरक्षित हूँ और वहाँ मेरे पाकिस्तान की सेना अगर आ जाती तो मेरी इज्जत तार तार हो जाती, मैं बच गई। जब शकरगढ़ का घेरा डाला कैप्टन गंगाराम जी ने, तब कई सैनिक मारे जा चुके थे, घायल हो चुके थे। यहाँ पे भी एक वायरलेस सेट का जो कर्मी था, वो गोली लगने से मारा गया था, शहीद हो गया था। तो वायरलेस सेट भी गंगाराम जी ने वो काम कर रहे थे और पीछे कुमुक आने के लिए बार बार निवेदन कर रहे थे। भारतीय फौजियों की आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कमी है। वो खुद गंगाराम जी के कनपट्टी पर गोली लगी हुई थी और जो 32 डाढ़ है, इनके सबसे पीछे अकल डाढ़ में एक गोली फंसी हुई थी। 20.5 साल के गंगाराम जी, जो कि इस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे, और अचानक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। ये घायल सैनिकों को पाकिस्तान की सेना सरेंडर करवाती है और गिरफ्तार करती है। इन सभी को सर्पिलाकार जेलों में भेजा जाता है। उससे पहले इनकी स्वास्थ्य की जांच होती है। जहाँ कटे पीटे थे, जहाँ गोली लगी थी, गोली तो निकल नहीं, लेकिन उन्हें है जो टाँके ऐसे ही लगा दी, जहाँ पे पस पड़ने लगे, रस्सी पड़ने लगी, बहुत तकलीफ में थे।
जब सर्पिलाकार, अंडाकार इस प्रकार की जेल में जब थे तो बड़े अफसर आया करते थे तो वालेकुम सलाम वालेकुम कहते थे, तो ये गंगाराम जी राम राम कहते थे। तो वो नाराज होते थे कि तू अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्यों नहीं कहा, कि साहब मैं अभी ड्यूटी पर हूं और हमारे बटालियन में राम राम ही कहा जाता और हम राम राम ही कहेंगे। और आगे जब उनके साथ ये हुआ कि हफ्ते में सेव करने के लिए, दाढ़ी करने के लिए नाई आया करता था। वो नाई जब आता था तो भारत को गालियां बोलता था और काफिरों यानी हिंदुओं को गालियां बोलता था। तो कैप्टन गंगाराम जी ने उससे कहा कि मैं तेरे से दाढ़ी नहीं कराऊंगा। तो वो शिकायत लेके ऑफिसर के पास गया। पाकिस्तानी अफसर बहुत नाराज हुए, अधिकारी नाराज हुए, क्यों रे तू क्यों नहीं दाढ़ी कटवाना चाहता है इससे, कि साहब ये मेरे देश को और मेरे धर्म को गाली बोलते हैं इसलिए मैं इसे दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। तो उनको एक ऐसी काल कोठरी में भेज दिया जहां पे मच्छरों का अड्डा था। मच्छरों ने उन पर लगातार हमला कर दिया था। उनके शरीर पे बड़े बड़े फफोले यानी दापड़ हो गए थे। उनके पास कोई इलाज कराने के लिए कुछ दवाइयां नहीं दी गई थी। यहाँ पे भी कुछ दिन बाद में नाई भेजा गया सेव करने के लिए, दाढ़ी करने के लिए। तो वो नाई बहुत रोता था, कहता था कि मैं भारतीय पंजाब से गया हूँ, वहाँ पे मेरी ज़मीन जायदादें वहीं रह गई है और मैं कितने मज़े से रहता था, यहाँ पे मुझे गुलामों की तरह रहना पड़ता है। उसको गंगाराम जी से दोस्ती हो गई। जब देखा गंगाराम जी के शरीर पर बड़े बड़े फफोले और दापड़ हैं, तो उसके पास दवा तो नहीं थी, उसके पास डेटॉल था। तो डेटॉल पूरा का पूरा गंगाराम जी के मग में खाली कर दिया। जिससे गंगाराम जी ने डेटॉल पूरा अपने शरीर पर मल दिया। शरीर जला बहुत, उनके जो घाव थे बहुत जले, लेकिन उनको बहुत राहत मिली। एक पठान रिटायर्ड फौजी था पाकिस्तान का, वो भी जब इनको पहले इनको लेके गए थे रावलपिंडी सेना मुख्यालय के हॉस्पिटल में, जहां पर यही पठान रिटायर्ड मिला था जो युद्ध होने के कारण अपनी सेवाएं देने वापस आया था। उसने इन्हें कहा कि ये पार्टीशन बहुत गलत हुआ है और अगर हमारी फौज में आपके हिंदुस्तानी ऑफिसरों जैसे ऑफिसर होते तो हम कभी ये जंग नहीं हारते। बहरहाल जब ये बात आम जनता को पता चली कि रावलपिंडी के हॉस्पिटल में भारतीय सैनिकों का इलाज करने के लिए लाया जा रहा है, तो जो जनरल नियाजी था जिसने सरेंडर किया था अपनी भारत की सेनाओं के सामने, उसकी बहन अपनी सहेलियों के साथ भारतीय सैनिकों को देखने आई। जब वो इलाज करा रहे थे वो आई और बोली कि कहाँ है भारतीय सैनिक, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तब कहा कि ये है ना, बैठे ना। तो उसके मुंह से निकल गया, रे ये तो पाकिस्तानी सैनिक है। उनकी उसकी नज़र में इन 25 सालों में इतनी कट्टरता भारतीय पाकिस्तानी नागरिकों में भर दी गई कि हिंदुस्तानी या काफिर या हिंदू काले होते हैं, दाढ़ी वाले होते हैं, सूगले होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, पीछे चोटी होती है, गाय का मूत्र पीते हैं। ये उनके दिमाग में भर दिया गया था। तो उन्होंने यही सोचा, जब उनको पता चला रही है तो हमारे जैसे ही है, तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। कुछ फौजी, एक फौजी था जो उनसे मिला और कहा कि मैं आपको अपना एड्रेस देता हूं, जब आप हिंदुस्तान जाएं तो मुझे गीता और रामायण के गुटके भेजना। तो गंगाराम जी ने उनसे पूछा, आप तो मुसलमान हो और हम काफिर हैं, तो हम काफिरों से आप ये गीता और रामायण क्यों लेना चाहते हो? तो उसने कहा, हमारे पुरखे भी हिंदू ही हुआ करते थे। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि हमारे पुरखे ऐसे हुआ करते थे। जब उनका इलाज हुआ तो एक फौजी ने, अफसर ने पूछा, तेरी जात कौन सी है रे? गंगाराम जी ने कहा, मैं जाट हूं। तो वो आश्चर्यचकित हुआ, तू जाट? जाट तो हम है, तू काफिरों में जाट कहां से है? उनके दिमाग में यही था कि हम मुसलमान जो कौम है किसी से डरती नहीं है, कभी किसी से हारती नहीं है, पूरी दुनिया में विश्व विजेता है, हमारे सामने कोई कुछ नहीं है।
और इतनी 25 साल में जो नफरत भरी गई थी काफिरों यानी हिंदुओं के प्रति, उससे जाहिर यही हो रहा था। बहरहाल जब उनका स्वास्थ्य परीक्षण सभी फौजियों का हो गया, अटारी के बॉर्डर पर लाहौर से अमृतसर भेजा गया, तो वहाँ पे भी भारत की सेना ने उनका चेकअप किया, उनके इंटरव्यू लिए और बातचीत की और सभी जानकारी ली गई, भाई कोई जासूस बन के तो नहीं आ गया या मुस्लिम में कन्वर्ट होके नहीं आ गया। जब ये जांच पूरी हुई तो दिल्ली आए। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने उनका सम्मान रखने का एक कार्यक्रम रखा। उन भारतीय फौजी जो युद्धबंदी थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उनको वो देखना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे, क्योंकि इन युद्धबंदियों ने, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में अंदर जाकर 25 से 30 किलोमीटर का इलाका पर कब्जा कर लिया था। ये उनकी बहादुरी और उनका साहस था, वो हमारे जो डीएनए में है वो प्रतीत होता है। बहरहाल दिल्ली में जब ये सम्मान हो रहा था, सबकी एक एक करके उनकी वीरता की गाथाएं बताई जा रही थी, तो एक 11वीं पास लड़का जो गोरा चिट्ठा था, लंबा था, वो पूरे फौजियों के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो गंगाराम जी से बड़ा प्रभावित हुआ। उसके पास देने को कुछ नहीं था, उसकी जेब में एक 10 रुपए का नोट था। वो गंगाराम जी के पास आया और कहा, सर ये 10 रुपए लीजिए, मेरी तरफ से भेंट। गंगाराम जी ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वो जिद कर गया कि मेरे पास गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको सम्मान के रूप में ये गिफ्ट दे रहा हूं। गंगाराम जी ने वो 10 रुपए ले लिए और जब सभी स्टेट के अलग अलग सैनिक अपने अलग अलग टोलियों के साथ स्टेट्स में जा रहे थे, तो राजस्थान के सिपाही सैनिक वो भी एक जगह इकट्ठे हुए बीकानेर हाउस में। उनको बीकानेर हाउस दिल्ली में ठहराया गया और वहां पे भी उनको सम्मान किया गया। फिर जयपुर होते हुए और जोधपुर होते हुए राजौला कल्ला गंगाराम जी पहुंचे। वहां पर जब उनकी मृत्यु की खबर सुनी, तब लोग जो इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इस बार 50 गांवों के लोग इकट्ठे हो गए। आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, फिर भी नंगे पैर, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, छकड़े, जिसमें भी लोग पैदल आए, उनके गांव में उनका सम्मान करने के लिए आए। ये 20.5 साल का नौजवान कैप्टन गंगाराम घर घर में लोगों का हीरो बन गया। और जब वो अपने गांव पहुंचे तो अपने पिता के साथ लिपटकर बहुत रोए और गगन भेदी नारों के साथ जय मां काली, आयो गोरखाड़ी, भारत माता की जय, जय हिंद, गंगाराम जिंदाबाद करके ये सम्मान दिया गया। आज गंगाराम जी 75 साल के हैं। हम कामना करते हैं कि वो अपने 100 साल पूरे करें। जय हिंद।